हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2016 का हिंदी क्वेश्चन पेपर। आपके लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपको जानकारी होगी कि जल्द ही यूपी टेट के एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली या अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर जो रहेगा डी रहेगा। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली, डाल्टन इत्यादि भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन जो है भाषा शिक्षण की अधुनातन विधियों में अग्रगण्य है। इस पद्धति में छात्र स्वयं सीखता है और अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। जो ये पद्धति है अभिक्रमित अनुदेशन, इस पद्धति में छात्र खुद सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यह मानना है, यह किसका मानना था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए? ऑप्शन है मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, फ्रोबेल या फिर किलपैट्रिक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मानना था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली। तो जो इसका सही आंसर होगा डी, कक्षा अभिनय प्रणाली कोई व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं की जा सकती है। बाकी जो तीन दे रखे हैं आगमन, निगमन और अव्याकृति प्रणाली, ये जो होती हैं व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त होती हैं। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं, ठीक। जबकि कक्षा अभिनय जो होता है वो नाटक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा बी, आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। आनंद कादम्बिनी प्रकाशन जो है 1881 ईस्वी से हो रहा है, ठीक है। इस मासिक पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। कौन थे इसके संपादक? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना आपको बतानी है। अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या फिर खुमान रासो। तो जो इसका सही आंसर होगा डी होगा, खुमान रासो। खुमान रासो इसका सही आंसर होगा। खुमान रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचनाकार दलपत विजय थे। कौन थे? दलपत विजय थे। दलपत विजय इसके रचनाकार थे। अखरावट भक्ति काल की रचना है। छत्रसाल दशक रीतिकाल तथा दीपशिखा आधुनिक काल की रचना है, ठीक है। जो इसमें अन्य ऑप्शन दे रखे हैं उसको आप लगा सकते हैं। आदिकाल की रचना आपसे पूछा था तो इसका जो सही आंसर होगा डी, खुमान रासो। बाकी जो है अखरावट जो है भक्ति काल की रचना है, ठीक। छत्रसाल दशक रीतिकाल की रचना है। फिर दीपशिखा आधुनिक काल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण की जो पाठ्य योजना होती है उसमें उद्देश्य कथन कब आता है? ऑप्शन है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श प्रवचन वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात जो होता है पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, ठीक। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सातवां क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर किसी शब्द का अर्थ हमें स्पष्ट करना है
तो इसका सबसे सर्वाधिक तरीका उपयुक्त कौन सा होता है? ऑप्शन है वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या फिर चित्र निर्माण। तो ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही लग गए होंगे, इनमें से नहीं है। आपको जो ऑप्शन होंगे बी और ए में होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा ए, वाक्य प्रयोग। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैसे पूछता है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? एक तो उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। और इस प्रश्न में पूछा ही है कब मिला था। तो जो इसका सही आंसर होगा बी होगा 1972। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये दूसरी व्यक्ति हैं। इनसे पूर्व 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ पर आपको बता दूं चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा किसकी रचना है? तो यह है सुमित्रानंदन पंत की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निरामिष किसे कहते हैं? क्वेश्चन है निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन है मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या फिर मृत्यु का इच्छुक। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। जो जिस भोजन में मांस नहीं होता उसे हम निरामिष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आगत। तो जो इसका शब्द होगा आंसर होगा आगत होगा इसका सही आंसर। सहद शब्द है आगत। सहद आगत शब्द है जो अरबी से हिंदी भाषा में आया है। अब आगत शब्द क्या होते हैं? आगत मतलब कोई शब्द जो होता है दूसरे भाषा से आता है। तो जो शहद शब्द है अगर पूछा जाए किस भाषा का शब्द है तो हिंदी भाषा का शब्द है, सॉरी अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक या फिर व्यवसायी। तो जो इसका सही आंसर होगा बी होगा, वनिता का जो अर्थ होता है स्त्री होता है। वनिता का अर्थ स्त्री होता है। इसके अलावा अबला, नारी, रमणी, कामिनी इत्यादि जो है स्त्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या फिर डी कामदेव। तो मुकुंद जो होता है मुकुंद, दामोदर, श्रीपति, मधुरिपु, उपेंद्र, चक्रपाणी इत्यादि विष्णु के पर्याय हैं। तो मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद जो है विष्णु का पर्याय है। ए इसका सही आंसर होगा। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद विष्णु का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहे री नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जायसी, रैदास, कबीर या फिर डी दादू। तो जो ये पंक्तियां हैं काहे री नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, इसके जो लेखक हैं रचनाकार हैं वो हैं सी कबीर। कबीर इसके रचनाकार हैं। कबीर जो है निर्गुण धारा के कवि थे। ठीक, ये पंक्तियां जो हैं कबीर द्वारा रची गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। जो ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इसका जो सही आंसर होगा चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? जो शब्द युग्म शुद्ध लिखा गया है आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है बारात और बसंत, फिर बारात और बसंत, बारात और वसंत और बारात और बसंत आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी बारात तथा वसंत। एक तो बारात नहीं होता है बारात होता है, और बसंत नहीं वसंत होता है। आपको ये तो पता ही होगा, बारात और वसंत बोलते हैं बारात आ रही है, बारात नहीं होता बारात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्धस्वर है। अर्धस्वर आपको बताना है इसमें अर्धस्वर कौन सा है? य, व, ई, उ या री और री, री ऋषि और श षटकोण। तो जो इसका सही आंसर होगा अ होगा य और व। य, र, ल, व परंपरागत शब्दावली में अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? य, व, र
और य र, सॉरी गलत कर दिया, कौन कौन से हैं, य र ल और व, ये क्या हैं, अर्धस्वर आते हैं, य र ल व, ठीक, अर्धस्वर में आते हैं। यह विशुद्ध अर्धस्वर्ग है, जबकि वह जैसे वन शब्दों में वस्तुतः घोष संघर्षी है, किंतु किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्धस्वर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। अपराधी को अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो जो इसका सही आंसर होगा बी, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। मतलब अगर कोई अपराधी है तो उसको शंका लगी रहती है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, तो इसको हम बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, हो सकता है कि नहीं से दोबारा कुछ क्वेश्चन आ जाएं, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर कोई बात जो होती है उसको दोहराते रहो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका जो सही आंसर होगा सी, पिष्टिपेषण। क्या होगा? पिष्टपेषण। पिष्टपेषण जो होगा इसका सही आंसर होगा। एक ही बात को बार बार दोहराना, पिष्टपेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। जो बुद्धिहीन है वो किस दृष्टि से किस संवर्ग है, मतलब आप इसको किस वर्ग में रखोगे? तो इसको हम विशेषण में रखेंगे, क्योंकि बुद्धिहीन किसी व्यक्ति की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो बुद्धिहीन मतलब विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि एक इसी का एग्जाम्पल और बनता है कि पेड़ से पत्ता गिरा, इस टाइप का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर है अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान कारक। अब अपादान कारक कहाँ पर होता है? जहाँ पर अलगाव हो रहा होता है, जहाँ पर अलग हो रहे होते हैं। अब जो ईंट है वो छत से अलग हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक। उपर्युक्त वाक्य में छत से ईंट गिरी अलग होने का अर्थबोध होता है, अतः यहाँ अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महोर्मी का संधि विच्छेद है। महोर्मी मतलब महा प्लस उर्मी। ठीक है, महोर्मी, महा प्लस उर्मी, तो ये महोर्मी बन गया। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? गुण संधि। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। समष्टि का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द है। विशिष्ट, अशिष्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपुष्टि या फिर व्यष्टि। तो समष्टि का विपरीतार्थक या विलोम शब्द होता है व्यष्टि। समष्टि और व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 23 रहेगा। करपट का तद्भव रूप है। करपट हम किसको कहते हैं? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो रहेगा डी, कपड़ा। करपट किसको बोलते हैं? कपड़ा को। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? रमणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन है अनि, ई, रम या फिर ड़ी। तो जो इसका सही आंसर होगा ए होगा अनीय। ठीक है, ए होगा अनि, इसका सही आंसर होगा। रमणी में अनि प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 25 रहेगा। बौरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारण बज सरथहीं, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थहीं। इस पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। ऑप्शन है रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस या फिर वीर रस। तो जो इसका सही आंसर होगा रौद्र रस होगा। उपर्युक्त पंक्तियां रौद्र रस की हैं। यह पंक्तियां सीता स्वयंवर में धनुष भंग के प्रसंग में परशुराम जी ने कहा था, और परशुराम जी उस समय जो है बहुत क्रोध में थे। ठीक, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? रौद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मर मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। इनमें कौन सी इसमें छंद है आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोहा, सोरठा, रोला या फिर बरवै। तो जो इसका सही आंसर होगा ए होगा दोहा। ये रामचरितमानस का प्रसिद्ध जो है दोहा है, आपको पता ही होगा। अब दोहा होते क्या हैं?
इन पंक्तियों के प्रथम एवं तृतीय चरण में, क्या यहाँ पर प्रथम और तृतीय चरण में 1 और 3 में क्या कितने कितने रहेंगे, 13 मात्राएं रहेंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा और जो चौथा चरण रहेगा उसमें कितनी कितनी रहेंगी, 11 और 11 मात्राएं रहेंगी। तो वहाँ पर होता है दोहा। दोहे की क्या विशेषता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां रहेगा, वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या फिर मोहन और गीता गा रही हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा सी होगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हैं आएगा हैं। जब वाक्य में 2 कर्ता हो तो क्रिया बहुवचन होती है, अतः विकल्प जो होगा सी शुद्ध है। ठीक है, जब वाक्य में 2 कर्ता हैं, यहाँ पर 2 लोग मिलकर गा रहे हैं, मोहन और गीता, इसलिए यहाँ पर कर्ता भी जो अगर 2 हैं तो क्रिया भी जो है बहुवचन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 28वां, इन वाक्य शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। जो शब्द जो है हिंदी को शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा उसका आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन है क्लीव, क्रम, कृषक या फिर कृषाण। तो जो क्लीव शब्द है वो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चराचरम जगत में कौन सा समास है। चराचरम में कौन सा समास है, चराचरम में कर्मधारय समास है। ठीक, चराचरम में कौन सा समास है, कर्मधारय। इसका जो सही आंसर होगा डी। चराचरम में कौन सा समास है, डी कर्मधारय। लास्ट अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय के 2-4 सवाल पक्का आ जाते हैं यूपी टेट में, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो जो इसका सही आंसर होगा ए अभी। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, अभी। ठीक, अभ्यागत कैसे बना होता है, अभी प्लस आ और प्लस गत तो बनता है अभ्यागत। इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ, अभी उपसर्ग हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था पेपर 2016 का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आपको इसके क्वेश्चन भी ज़रूर पसंद आए होंगे। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो में कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि सी टेट यूपी टेट के पेपर जल्द ही आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।